नमस्ते दोस्तों। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों आपकी आंखें मम्मी जैसी हैं और नाक पापा जैसी। तैयार हो जाइए हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन को मुट्ठी में करने के लिए। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का विषय वाकई बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, और हमारा मिशन भी एकदम क्लियर है आज। बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के छात्रों के लिए ना इस चैप्टर के सबसे वीआईपी टॉपिक्स को डिकोड करना है। सही कहा। हम उन वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को गहराई से समझेंगे जो ये तय करती हैं कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं। मतलब जिसे हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। हाँ, और कैसे लाखों सालों के लंबे सफर में जीवों की पूरी प्रजाति ही अपने पर्यावरण के हिसाब से बदल जाती है, जिसे हम विकास यानी इवोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल। तो छात्रों, आज का हमारा ये जो सेशन है ना, ये एकदम घर जैसी बातचीत वाला होने वाला है। रोजमर्रा के उदाहरण होंगे, लेकिन तैयारी बिल्कुल टॉपर्स वाली होगी। उनको ना रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती जब हम उसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़ लेते हैं। एकदम। अगर हम सबसे पहले हेरिडिटी की बात करें तो मुझे लगता है ये तो हमारे घरों में रोज दिखने वाली चीज है। हाँ, ये कोई किताब तक सीमित विषय नहीं है। मैं आपको एक बड़ा मजेदार उदाहरण बताती हूँ। हम अक्सर शादियों में या परिवार के किसी कार्यक्रम में देखते हैं कि जैसे कोई बच्चा सामने आता है तो रिश्तेदार शुरू हो जाते हैं। हाँ, तुरंत कहते हैं कि अरे इस लड़के की नाक तो बिल्कुल इसके दादाजी पर गई है, या इसकी आंखें तो एकदम अपनी माँ जैसी हैं। बिल्कुल। ये जो खानदानी लक्षण होते हैं ना, जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, विज्ञान की भाषा में इसे ही आनुवांशिकता कहते हैं। और मुझे लगता है ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर जीव में शारीरिक डिजाइन और लक्षणों का, जिन्हें हम ट्रेट्स कहते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाना आनुवांशिकता ही है। और इस पूरे गणित को दुनिया के सामने लाने का श्रेय ग्रेगर जॉन मेंडल को जाता है। बिल्कुल सही। 1822 में जन्मे मेंडल कोई बहुत बड़े हाई-फाई लैब वाले वैज्ञानिक नहीं थे। हाँ, वो एक मठ में पादरी थे और उन्होंने अपने बगीचे में काम करते हुए ही वंशागति के नियम खोज निकाले। ये बात ना मुझे हमेशा बहुत प्रेरित करती है कि इतनी बड़ी खोज एक साधारण से बगीचे में हो गई। लेकिन एक सवाल जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है, पूछिए। और जो बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में भी बहुत पूछा जाता है, कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? मतलब वो किसी और पौधे पर या किसी जानवर पर भी तो प्रयोग कर सकते थे ना। मटर में ऐसा क्या खास था? देखिए, मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पीसुम सिटाइवम है, उसे चुनना मेंडल की सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मटर के पौधों में आसानी से दिखने वाले कई विपर्यासी लक्षण होते हैं। विपर्यासी लक्षण मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? एकदम सही। जैसे कुछ पौधे बिल्कुल लंबे होते हैं तो कुछ एकदम बौने, कुछ मटर के बीज एकदम गोल होते हैं तो कुछ झुर्रीदार। मतलब कोई बीच का रास्ता नहीं, एकदम क्लियर डिफरेंस दिखता है। हाँ, और इसके अलावा मटर के पौधे का जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। ओहो, इसका मतलब है कि कम समय में कई पीढ़ियों का अध्ययन आराम से किया जा सकता है। बिल्कुल। उन्होंने लगभग 7 सालों तक 29,000 से ज्यादा मटर के पौधों पर प्रयोग किए। 29,000 पौधे? बाप रे, ये तो बहुत ही बड़े स्तर का प्रयोग था। हाँ। तो छात्रों, अब इसी प्रयोग से जुड़ा हमारा पहला वीआईपी परीक्षा रणनीति वाला टॉपिक आता है, एकल संकर संकरण, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। हाँ, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा तकनीकी लग सकता है सुनने में, तो इसे जरा आसान भाषा में डिकोड करते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूँ। एकल संकर संकरण का सीधा सा मतलब है जब हम केवल एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस या प्रजनन कराते हैं। मान लीजिए सिर्फ पौधे की लंबाई को ले लिया। बिल्कुल। मेंडल ने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया जिसका जेनेटिक कोड टीटी होता है। दोनों स्मॉल टी? सही। जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया तो जो पहली पीढ़ी आई, जिसे F1 पीढ़ी कहते हैं, उसमें सभी पौधे लंबे निकले। रुकिए, अगर एक लंबा पौधा है कैपिटल टी वाला और एक बौना पौधा है स्मॉल टी वाला, हाँ, तो उनके मिलने से जो नई पीढ़ी आई उसमें तो दोनों के गुण होने चाहिए थे ना। सारे पौधे लंबे कैसे हो गए? वो बौनेपन का जो गुण था वो आखिर गया कहाँ? यही तो इस प्रयोग का सबसे बड़ा आहा मोमेंट था। अच्छा। यही पर मेंडल ने प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। ये क्या होता है? जब वो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिले तो पौधे का नया कोड बन गया टीटी। एक कैपिटल एक स्मॉल। हाँ, लेकिन जो कैपिटल टी है यानी लंबाई का गुण, वो बहुत प्रभावी या डोमिनेंट है। ओके। और स्मॉल टी जो बौनेपन का गुण है वो अप्रभावी यानी रिसेसिव है। तो जब दोनों एक साथ होते हैं तो सिर्फ प्रभावी गुण ही अपना असर दिखाता है। बिल्कुल। बौनेपन का जीन वहां मौजूद था लेकिन वो छुप गया था। अच्छा, मतलब वो गायब नहीं हुआ था, बस बैक सीट पे जाकर बैठ गया था। एकदम सही एनालॉजी है। तो फिर ये जो छुपा हुआ गुण है,
ये वापस कब आता है? ये वापस आता है अगली पीढ़ी में, जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के इन लंबे पौधों का, जिनमें कैपिटल T और स्मॉल t दोनों थे, उनका आपस में ही स्वपरागण होने दिया। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, तो दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन सामने आई। और इस बार नतीजे कैसे रहे? इस बार नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। 4 में से 3 पौधे लंबे निकले और 1 पौधा बौना निकला। अरे वाह, यानी अनुपात हुआ 3:1। 3.1। बिल्कुल। जो बौनापन F1 पीढ़ी में पूरी तरह छुप गया था, वो F2 पीढ़ी में अचानक से वापस आ गया। तो छात्रों, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरी तरफ से एक बहुत जरूरी सलाह है आप सबको। F2 जनरेशन का ये जो 3:1 का रेशियो है ना, लंबे बनाम छोटे का अनुपात। हाँ, ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में एक गारंटीड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसे तो एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। 3 लंबे और 1 बौना पौधा। और यहाँ एक और तकनीकी अंतर समझना बहुत जरूरी है, ताकि परीक्षा में कोई कंफ्यूजन ना हो। कौन सा अंतर? ये जो 3:1 का अनुपात है, ये फीनोटाइप है। फिनोटाइप मतलब जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, पौधे का फिजिकल लुक। लेकिन अगर हम उनके डीएनए या जीन्स के कॉम्बिनेशन को देखें, जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। हाँ, जीनोटाइप, तो ये अनुपात 1:2:1 होता है। मतलब 1 शुद्ध लंबा TT, 2 मिश्रित लंबे TT और 1 शुद्ध बौना TT। एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही सटीक तरीका है इसे याद रखने का। फिनोटाइप मतलब फिजिकल लुक और जीनोटाइप मतलब जीन का टाइप। बहुत बढ़िया ट्रिक है याद रखने की, है ना? अब लक्षणों के ट्रांसफर की इस प्रक्रिया से ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंसानों के एक बहुत ही अहम विषय पर आते हैं। लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ, एक बच्चे का लिंग कैसे तय होता है, यानी लड़का होगा या लड़की, ये समाज और विज्ञान दोनों नजरिए से बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। तो हमारे शरीर के जो क्रोमोसोम है, वो इसमें क्या भूमिका निभाते हैं? देखिए, अगर हम इंसानी शरीर की कोशिकाओं को देखें, तो हर कोशिका में 23 जोड़े क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं। जिसे हम एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल कह सकते हैं, जो बताता है कि शरीर कैसे बनेगा। सही कहा। अब इनमें से 22 जोड़े तो महिला और पुरुष दोनों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ओके। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, उसे लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यही डिसाइड करता है। हाँ, महिलाओं में ये जोड़ा एकदम परफेक्ट मैच होता है, जिसे XX कहते हैं। दोनों X। लेकिन पुरुषों में ये जोड़ा अलग होता है। इसमें एक क्रोमोसोम X होता है और दूसरा थोड़ा छोटा होता है, जिसे Y कहते हैं। यानी पुरुषों में XY होता है। बिल्कुल। तो जब एक नए जीवन की शुरुआत होती है, तो ये X और Y वाला मैनुअल काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही स्पष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया है। माँ के पास सिर्फ X क्रोमोसोम है, तो अंडकोशिका या X सेल के जरिए वो हमेशा X क्रोमोसोम ही देंगी। एकदम सही। सारा दारोमदार पिता की तरफ से आने वाले शुक्राणु यानी स्पर्म पर होता है। पिता के पास X भी है और Y भी है। समझ रही हूँ। अगर पिता की तरफ से X क्रोमोसोम आता है, तो माँ का X और पिता का X मिलकर XX बन जाते हैं, जिसका मतलब है लड़की पैदा होगी। हाँ, लेकिन अगर पिता की तरफ से Y क्रोमोसोम आता है, तो माँ का X और पिता का Y मिलकर XY बन जाते हैं, जिसका मतलब है लड़का पैदा होगा। बिल्कुल। पता है, यहाँ पर विज्ञान हमें सिर्फ फैक्ट्स नहीं बता रहा है, बल्कि समाज का एक बहुत बड़ा सच भी दिखा रहा है। वो कैसे? देखिए, हमारे समाज में आज भी कई जगहों पे जब लड़की पैदा होती है ना, तो अज्ञानता के कारण माताओं को ताने दिए जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि विज्ञान हमें साफ साफ चीख कर बता रहा है कि माँ तो हमेशा X ही देती है। बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये पूरी तरह से पिता से मिलने वाले क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। एकदम सही बात है। विज्ञान का ये ज्ञान समाज की पुरानी और गलत धारणाओं को तोड़ने का काम करता है। शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अंधविश्वास को खत्म करती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे डीएनए में क्या लिखा है और क्या नहीं। और इसी से जुड़ा हमारा अगला विषय है उपार्जित बनाम आनुवंशिक लक्षण। Acquired versus inherited traits। हाँ, इसे समझाने के लिए ना मैं एक बहुत ही मजेदार और जाना पहचाना उदाहरण देती हूँ। बताइए। मान लीजिए एक इंसान है जो रोज जिम जाता है, खूब पसीना बहाता है और उसने बहुत मेहनत करके बड़ी बड़ी मांसपेशियां बना ली हैं, एकदम 6 पैक एब्स। ठीक है। तो क्या जब उसका बेटा या बेटी पैदा होगी तो वो भी जन्म से ही 6 पैक एब्स और बड़ी बाइसेप्स के साथ पैदा होंगे? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक आम कमजोर बच्ची की तरह ही पैदा होंगे ना। तो ऐसा क्यों होता है? इस एनालॉजी से कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ आ जाता है।
जिम में जाकर बनाई गई मांसपेशियां एक उपार्जित लक्षण यानी एक्वायर्ड ट्रेट है। मतलब जो हमने खुद एक्वायर किया है। हाँ, ये वो बदलाव हैं जो कोई जीव अपने जीवन काल में पर्यावरण के प्रभाव से या अपनी मेहनत से अपने शरीर में लाता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये बदलाव शरीर की कायिक ऊतकों यानी सोमैटिक सेल्स में होते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये बदलाव हमारी जनन कोशिकाओं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के डीएनए को बिल्कुल नहीं बदलते। अच्छा, इसका मतलब है कि शरीर के बाहरी हिस्से में जो भी बदलाव हुए उसका मैसेज अंदर जनन कोशिकाओं तक पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल। और क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए ये लक्षण अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता। और इसके विपरीत होते हैं आनुवंशिक लक्षण। हाँ, इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो जन्म से ही डीएनए की गहराई में मौजूद होते हैं। जैसे पिता के बालों का रंग हो गया या आंखों का रंग या त्वचा का रंग। ये सब बदलाव जनन कोशिकाओं के डीएनए का हिस्सा होते हैं, इसलिए ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी मेहनत के चले जाते हैं। तो छात्रों याद रखिएगा, जिम वाली बॉडी हो गई उपार्जित और खानदानी आंखों का रंग हो गया आनुवंशिक। परीक्षा में आपसे इन दोनों के बीच का अंतर बहुत बार पूछा जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखेगा। बिल्कुल। अब आनुवंशिकता से आगे बढ़ते हुए हम एक बहुत बड़े टाइम स्केल पर चलते हैं। सेक्शन 4, विकास या एवोल्यूशन। ये विकास काम कैसे करता है? इवोल्यूशन या विकास को समझने के लिए ना सबसे बेहतरीन तरीका है प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन को समझना। ये कैसे काम करता है? कल्पना कीजिए कि लाल रंग के भृंगों, जिन्हें हम बीटल्स कहते हैं, उनकी एक बड़ी आबादी हरी झाड़ियों में रहती है। ठीक है, लाल बीटल्स हरी झाड़ी में। अब लाल रंग होने के कारण कौवे उन्हें आसानी से देख लेते हैं और खा जाते हैं। जाहिर सी बात है, लाल रंग तो दूर से चमकता है हरे के बीच में। हाँ। अब अचानक प्रजनन के दौरान डीएनए में एक छोटी सी गलती होती है, या जिसे म्यूटेशन कहते हैं, और एक भृंग हरे रंग का पैदा हो जाता है। अरे वाह। अब हरा भृंग तो हरी पत्तियों में छुप जाएगा, कौवे उसे देख ही नहीं पाएंगे। एकदम सही। हरा भृंग बच जाएगा, वो और प्रजनन करेगा और धीरे धीरे हरे भृंगों की आबादी बढ़ जाएगी और लाल भृंग कम हो जाएंगे। इसे ही हम प्राकृतिक चयन कहते हैं। प्रकृति ने उस लक्षण को चुना जो उस माहौल में जिंदा रहने के लिए सबसे बेहतर था। ये तो बहुत लॉजिकल लग रहा है। हाँ, लेकिन विकास हमेशा इतना तार्किक नहीं होता। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जिसे आनुवंशिक अपवाद या जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? क्या इसमें प्रकृति सबसे फिट को नहीं चुनती? नहीं, इसमें किस्मत काम करती है। किस्मत? विज्ञान में किस्मत? हाँ, मान लीजिए उसी झाड़ी में ज्यादातर लाल भृंग हैं और कुछ नीले भृंग हैं। नीला रंग उन्हें छुपने में कोई मदद नहीं कर रहा। कौवे उन्हें भी खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन अचानक एक दिन एक हाथी आता है और उन झाड़ियों पर पैर रख देता है जहां इत्तेफाक से ज्यादातर लाल भृंग बैठे थे। ओहो। लाल भृंग मारे गए और संयोग से जो नीले भृंग दूसरी तरफ थे वो बच गए। तो अब आगे चलकर नीले भृंगों की आबादी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। कमाल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ नीले रंग ने उन्हें कोई फायदा नहीं दिया, वो बस सही समय पर सही जगह पर थे। सही कहा। इसका मतलब है कि छोटी समष्टियों यानी पॉपुलेशंस में दुर्घटनाएं भी बिना किसी अनुकूलन के विकास का कारण बन सकती हैं। ये एवोल्यूशन का सफर तो सच में बहुत दिलचस्प है। और इसी सफर में एक और वीआईपी टॉपिक आता है बोर्ड के लिए, समजात अंग और समरूप अंग। होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स। हाँ, ये दोनों क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है? अगर हम समजात अंग यानी होमोलॉगस ऑर्गन्स की बात करें तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। समजात। हाँ, समजात यानी जिनकी उत्पत्ति या बुनियादी संरचना एक जैसी हो। ये वे अंग हैं जिनका बेसिक डिजाइन और हड्डियों का ढांचा एक जैसा होता है, लेकिन वे काम अलग अलग करते हैं। उदाहरण के लिए? जैसे पक्षियों के पंख, सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स के पैर और हम इंसानों के हाथ। अच्छा। अगर आप इन सब के कंकाल को गहराई से देखेंगे ना, तो हड्डियों का पैटर्न जैसे ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना सब में एक ही है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। मतलब हमारा हाथ और एक पक्षी का पंख अंदर से एक ही ब्लूप्रिंट से बने हैं। यही इवोल्यूशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये साबित करता है कि इन सब के पूर्वज या एंसेस्टर्स करोड़ों साल पहले कभी एक ही थे। और फिर समय के साथ पर्यावरण के हिसाब से इंसान हाथों से चीजें पकड़ने लगा और पक्षी उन्हीं हड्डियों से उड़ने लगे। संरचना एक लेकिन काम अनेक। इसे समजात अंग कहते हैं। बिल्कुल। और इसके ठीक उलट होते हैं समरूप अंग यानी एनालॉगस ऑर्गन्स। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख। बाहर से देखने पर दोनों उड़ने के ही काम आते हैं। हाँ, दोनों का काम तो एक ही है। बाहर से वो एक जैसे काम करते हैं, लेकिन जब हम उनके अंदर की बनावट देखते हैं
तो वो बिल्कुल अलग होती है। वो कैसे? चमगादड़ के पंख वास्तव में उसकी लंबी उंगलियों के बीच की त्वचा के फैलने से बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे उंगलियों के बीच छाता तान दिया गया हो। एकदम सही। जबकि एक पक्षी के पंख उसकी पूरी बाह के ढांचे पर त्वचा और परों यानी फेदर्स के फैलाव से बनते हैं। मतलब मंजिल एक है, उड़ना, लेकिन दोनों ने उड़ने का जो तरीका विकसित किया वो बिल्कुल अलग-अलग है। बिल्कुल, काम समान है लेकिन बुनियादी संरचना अलग। ये बताता है कि वे किसी एक पूर्वज से विकसित नहीं हुए, बल्कि अलग अलग जीवों ने अपने अपने तरीके से उड़ना सीख लिया। तो विद्यार्थियों, परीक्षा के नजरिए से समजात और समरूप अंगों के बीच का अंतर और उनके उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अंतर को अपनी कॉपी में स्टार मार्क कर लीजिएगा। बहुत जरूरी है। अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 5, जीवाश्म या फॉसिल्स। हमने इवोल्यूशन की इतनी लंबी कहानी सुनी, लेकिन हमें इन लाखों साल पुराने जीवों के बारे में पता कैसे चलता है? और छात्रों, ये बोर्ड का पसंदीदा 2 नंबर का सवाल भी है कि जीवाश्म क्या है और उनकी आयु कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए, जीवाश्म या फॉसिल्स असल में बीते हुए कल के सबूत हैं। आमतौर पर जब कोई जीव मरता है तो उसका शरीर अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी मृत जीव का शरीर या उसके हिस्से किसी ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जैसे गर्म कीचड़ या बर्फ, जहां वे पूरी तरह गल नहीं पाते, और फिर वो मिट्टी या चट्टानों के बीच दब जाते हैं और लाखों सालों में कठोर होकर पत्थर जैसे बन जाते हैं। चट्टानों पर जीवों के शरीर की छापों या उन सुरक्षित बचे हुए हिस्सों को ही जीवाश्म कहते हैं। डायनासोर की हड्डियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ना, जो हमें खुदाई में मिलती हैं। बिल्कुल, वही जीवाश्म है। उनसा 50 लाख साल पुराना। उनके पास कोई टाइम मशीन या घड़ी होती है क्या? टाइम मशीन तो नहीं, लेकिन विज्ञान की अपनी विधियां हैं। इसकी आयु का अनुमान लगाने की 2 मुख्य विधियां हैं। कौन कौन सी? पहली है सापेक्ष विधि या रिलेटिव मेथड। ये बहुत ही सीधा लॉजिक है। क्या लॉजिक है? जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो जो जीवाश्म सतह के करीब मिलते हैं वे अपेक्षाकृत नए होते हैं, और जो जीवाश्म जमीन की जितनी गहराई में मिलते हैं वे उतने ही पुराने होते हैं। अरे, ये तो बहुत ही व्यवहारिक तरीका हुआ। जो पहले मरा वो जमीन में ज्यादा नीचे दबेगा। बिल्कुल। और दूसरी वैज्ञानिक विधि क्या है? दूसरी विधि बहुत ही सटीक है, जिसे फॉसिल डेटिंग या समस्थानिक विधि यानी आइसोटोप डेटिंग कहते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग। ये कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है? हर जीवित प्राणी में कार्बन होता है। जब जीव मर जाता है तो उसके शरीर का एक खास तरह का कार्बन समय के साथ एक निश्चित गति से कम होने लगता है। जैसे एक रेत घड़ी या आवर ग्लास में रेत गिरती है। बिल्कुल, वैसे ही रेडियो एक्टिव रेत घड़ी मान लीजिए। वैज्ञानिक उस जीवाश्म में बचे हुए कार्बन के समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स का अनुपात नापते हैं, और इससे उन्हें जीवाश्म की लगभग सटीक उम्र पता चल जाती है। एकदम सही। तो खुदाई वाली गहराई की विधि और कार्बन डेटिंग वाली विधि, इन दोनों को अच्छे से समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के। बिल्कुल पक्के। दोस्तों, आज हमने आनुवंशिकता से लेकर विकास तक, मेंडल के मटर से लेकर डायनासोर के जीवाश्म तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया। और चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा विचार आप सभी के लिए छोड़ना चाहूंगा। वो क्या? हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि विकास या इवोल्यूशन का मतलब हमेशा प्रगति करना या पुराने से बेहतर होना होता है। हाँ, हमें लगता है कि इंसान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है तो इंसान ही इवोल्यूशन के शिखर पर खड़ा है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से ये सच नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। तो विज्ञान के हिसाब से इवोल्यूशन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सच तो ये है कि इवोल्यूशन का कोई अंतिम लक्ष्य या शिखर है ही नहीं। अच्छा। इंसान इस विकास की प्रक्रिया से बनी सिर्फ एक और प्रजाति है। विकास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरानी और सरल प्रजातियां खत्म हो जाएं। मतलब वो आज भी हैं? बिल्कुल, आज भी इस धरती पर सबसे सरल डिजाइन वाले जीव जैसे बैक्टीरिया मौजूद हैं। और वो उबलते हुए झरनों में, समुद्र की गहरी खाइयों में और अंटार्कटिका की जमा देने वाली बर्फ में भी जिंदा हैं। जहां हम इंसान बिना भारी तकनीक के एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। सही कहा। हर जीव अपने पर्यावरण के हिसाब से विकसित हुआ है और प्रकृति में सबका अपना एक विशेष स्थान है। ये सच में हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। प्रकृति में कोई ऊपर या नीचे नहीं है, हर कोई अपने माहौल का चैंपियन है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में एकदम शीशे की तरह साफ हो गए होंगे। और परीक्षा के लिए भी आप पूरी तरह तैयार होंगे। विकास धीरे होता है, पर आपकी तैयारी तेज होनी चाहिए। रिवीजन कीजिए, टेस्ट पर क्विज दीजिए और बिहार बोर्ड में टॉपर बनिए।